सो फ्रिक्शन, देख बेटा, फ्रिक्शन आपका एक कंटैक्ट फोर्स है ना। जैसे आपके कंटैक्ट फोर्स के बारे में अगर आप बात करो, है ना, कंटैक्ट फोर्स के बारे में अगर आप बात करो तो कंटैक्ट फोर्स दो टाइप के होते हैं बेटा। पहले जब हम समझेंगे कंटैक्ट फोर्स कौन कौन है, तो कंटैक्ट फोर्स आपके बेटा वो फोर्स हैं जो दो सरफेस इन कंटैक्ट होने पे लगते हैं, है ना। तो उसमें से एक फोर्स है आपका नॉर्मल फोर्स, जो आपने अभी पढ़ा है, नॉर्मल फोर्स जो एबीडी ड्रॉ करते तो आप लगाते बनाते हो ना। जैसे आपका एक सरफेस यहाँ पे हो गया, इसके ऊपर एक सरफेस यहाँ पे हो गया, तो सरफेस इन कंटैक्ट पे क्या लगता है, नॉर्मल फोर्स लगता है। ऊपर वाले ब्लॉक पे देखो तो ऊपर लगेगा, नीचे वाले ब्लॉक पे नीचे लगेगा, कंटैक्ट सरफेस से बॉडी की तरफ, कंटैक्ट सरफेस से बॉडी की तरफ। तो ये जो फोर्स है दिस इज और नॉर्मल फोर्स। और दूसरा जो कंटैक्ट फोर्स है बेटा, ये है आपका फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स जो है ये आपका टेंजेंशियली लगता है। नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है एन जो होता है। बट आपका जो फ्रिक्शन फोर्स टेंजेंशियली लगता है ना, सरफेस के पैरेलल लगता है। और किधर लगता है, जिधर बॉडी मूव कर रही होती है, जिधर इसका रिलेटिव मोशन हो रहा होता है, जिधर इसकी स्लाइडिंग हो रही होती है, स्लाइडिंग के अगेंस्ट लगता है। ठीक है, तो ये क्या लगता है, ये परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है। टू दी सरफेस इन कंटैक्ट। और आपका जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये टेंजेंशियली लगता है, दैट इज टेंजेंशियली टू द सरफेस, टू द सरफेस इन कंटैक्ट। जैसे आप जब एबीडी बनाते हो, जैसे मान लो यहाँ पे दो सरफेस हैं, है ना, अगर इनके बीच में हम नॉर्मल बनाते हो तो बोलते हो कि नॉर्मल जो है पहले ब्लॉक पे भी नॉर्मल एन ऊपर लग रहा है, दूसरे ब्लॉक पे भी नॉर्मल एन नीचे लगेगा, बिकॉज ऑफ दिस सरफेस इन कंटैक्ट। दोनों पे सेम नॉर्मल फोर्स लगेगा बट अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। सिमिलरली अगर स्लाइडिंग हो रही है, सपोज दिस इज अ फर्स्ट ब्लॉक, एक ऊपर से ब्लॉक रखी गई है, स्लाइड कर रही है ना, ये स्लाइडिंग हो रही है, तो यहाँ पे इनके बीच में नॉर्मल के अलावा जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है, अगर सरफेस स्मूथ नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन है, तो इस सरफेस पे भी बेटा फ्रिक्शन फोर्स लगता है। अगर इस सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स बनाए, इनके बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है, सपोज ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर रही है ना, मान लो ऊपर वाले ब्लॉक क्या आगे की तरफ मूव कर रही है, ब्लॉक आपकी फिक्स है, कुछ इस तरीके से ब्लॉक क्या है, फिक्स है ना। तो ब्लॉक वन को रोकने के लिए फोर्स लगी थी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है ना, इनके बीच में जो खुदरी स्पेस होती है, अगर आप देखो ध्यान से तो आप कोई भी सरफेस है अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो उनके जो एटम्स होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं बेटा, ऐसे ऐसे होते हैं, बिल्कुल प्लेन आप रहेगा फिर भी कुछ ऐसे सरफेस रहेगा, है ना। और दूसरा क्या होता है, ऊपर ऐसे फिक्स रहेगा, कुछ इस तरह से रहेगा, है ना, कुछ ऐसे ऐसे रहेगा, उसका भी सरफेस ऐसे होगा। जब इस पे से स्लाइडिंग करती हैं तो इनके बीच में फोर्स लगता है, इस, है ना, जो उनका सरफेस है वो रफ होने की वजह से, उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी इसको बोलते हैं, है ना, क्योंकि ऐसा होता है कि जब सरफेस रफ होता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन होता है, वहाँ पे रबिंग होती है, रबिंग होने की वजह से वहाँ चार्ज जनरेट होती है, तो फ्रिक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी है ना। मेरी बात समझ में आ रही है, वहाँ पे बेटा चार्ज, वहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स का भी इफेक्ट आता है। भाई देखो वो हमारे उतने काम का नहीं है, अभी हम इतना ही समझेंगे, हमें क्लासिकल फिजिक्स ही देखनी है, ज़्यादा डीप में नहीं जाने हैं। आज देखो तो जो ब्लॉक हुआ ऊपर का अगर मूव कर रहा था, तो जो पहला ब्लॉक है बेटा, दूसरा ब्लॉक है, अभी बस हम डायरेक्शन फोकस है। तो अगर पहले ब्लॉक की वेलोसिटी इधर है तो स्लाइडिंग हो रही है आगे की तरफ, तो मतलब इस वाले ब्लॉक पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा टेंजेंशियली, मतलब यहाँ पे पहले वाले ब्लॉक पे पीछे की तरफ ऐसे फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स F, है ना, पहले वाले ब्लॉक पे। और इसका जस्ट अपोजिट लगेगा दूसरा वाला ब्लॉक जो नीचे था, बड़ा वाला ब्लॉक था, इसका जस्ट अपोजिट। अगर फ्रिक्शन फोर्स इस पे इधर लगा, इस वाले पे इस डायरेक्शन में लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। ठीक है, अब जरा समझो कि जैसे नॉर्मल फोर्स था, दोनों पे बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में,
यहाँ पे सेम फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन लगेगा बट टेंजेंशियली लगेगा। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गई? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट है बेटा, आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है ना। तो आप ध्यान रखना कि टेंजेंशियली लगता है, दोनों सरफेस पे इक्वल लगता है और दोनों सरफेस पे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना। टेंजेंशियली लगता है, दोनों सरफेस पे सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है और दोनों सरफेस में अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे यहाँ पे नॉर्मल फोर्स था, दोनों पे सेम लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना, और इक्वल मैग्नीट्यूड का लगता है। ध्यान रखना दोनों चीजें, परपेंडिकुलर लगता है, सॉरी इसमें टेंजेंशियली लगता है। तीन चीजें हैं इसमें, परपेंडिकुलर, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड, यहाँ पे टेंजेंशियली अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड, है ना। तो इन थोड़ी थोड़ी चीजों को ध्यान रखना। तो दो कांटेक्ट फोर्स लगते हैं जब भी कोई बॉडी है, उनके बीच में रिलेटिव मोशन है, कांटेक्ट में, तो वहाँ पे दो फोर्स लगेंगे, एक आपका नॉर्मल हो गया, एक आपका फ्रिक्शन हो गया। फ्रिक्शन तब लगेगा जब ये सरफेस क्या होगा, ये सरफेस आपका रफ होगा तभी। जैसे अभी जब हम क्वेश्चन कर रहे थे हर जगह मैं स्मूथ लिखता था, है ना। आपने देखा हो कहीं मैं वेज स्लाइड कर रहा था, मैं वहाँ स्मूथ लिखा था, हर जगह स्मूथ, मतलब वहाँ पे फ्रिक्शन को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर वहीं पे स्मूथ ना लिख के वहाँ पे कोई फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे देगा तो हम उस फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे। आ जाओ, छोटी सी बात होगी फ्रिक्शन की। अब अगर फ्रिक्शन को आपको डिफाइन करना हुआ तो क्या लिखेंगे बेटा? अगर फ्रिक्शन को डिफाइन करना हुआ तो लिखेंगे, है ना, फ्रिक्शन क्या है? इट इज a force which acts tangentially to the surface in contact to stop their relative motion. रिलेटिव मोशन मतलब स्लाइडिंग होगी बेटा, स्लाइडिंग होगी तभी रिलेटिव मोशन होगी। अगर दोनों साथ साथ चलेंगे तो वहां पर उस पॉसिबल में रिलेटिव मोशन का पॉसिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। टू स्टॉप द रिलेटिव मोशन और tries to stop their relative motion. यहाँ पे रिलेटिव मोशन का मतलब स्लाइडिंग है बेटा। यहाँ पे अगर रिलेटिव मोशन का मतलब देखेंगे तो रिलेटिव मोशन का मीनिंग है स्लाइडिंग। इसका मतलब क्या हो गया? स्लाइडिंग, ठीक है। आगे समझो, तो ये आपका होगा रिलेटिव मोशन या फिर स्लाइडिंग का सिचुएशन हो गया। जब भी दो ब्लॉक आपस में स्लाइड करेंगे बेटा, उनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो वहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे, ठीक है। ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? ये अपोज करने की कोशिश करता है ना। फ्रिक्शन फोर्स होता है रिलेटिव मोशन को या स्लाइडिंग मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है। आ जाओ थोड़ा सा हम एग्जाम्पल देके थ्रू समझते हैं इसको। देखो, जैसे कोई भी अगर आपका ऐसा सरफेस है और यहां पे एक ब्लॉक रखा गया है बेटा एम मास का, ठीक है, और ये रफ सरफेस है। सरफेस क्या है? रफ सरफेस है। जब रफ सरफेस होगा तो वहां पे एक हम फ्रिक्शन कोफिशिएंट देंगे कि उस सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो सपोज म्यू इज इक्वल टू, मैंने ले दिया 0.2, और जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होती है इसकी वैल्यू 1 से हमेशा 0 to 1 होगी। फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ लाई करेगी? 0 to 1 के बीच में लाई करेगी इन जनरल, है ना। 0.2, 0.3, 0.45, 0.6, 0.8, है ना। 0.2 से लेकर के 0.8 या 0.1 से लेकर 0.8 के बीच में रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा इन जनरल। बट अगर इसको एक्सट्रीम में देखो तो 0 से लेकर 1 तक के बीच में रहेगी जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। यहाँ पे म्यू क्या है? म्यू इज योर फ्रिक्शन कोफिशिएंट। फ्रिक्शन कोफिशिएंट ये क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा? ये रिप्रेजेंट करती है नेचर ऑफ सरफेस। जो सरफेस का नेचर है ना, उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है। इन दोनों के बीच में जो सरफेस है, कितना रफ सरफेस है, रफ सरफेस ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू ज़्यादा होगी,
और रफ सरफेस कम होगा, स्मूथ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू कम होगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सपोज मैं इसको एफ फोर्स आगे लगाया, मान लेते हैं यहाँ पे मैं एक एफ फोर्स आगे ऐसे लगा रहा हूँ, एफ फोर्स ऐसे आगे लगा रहा हूँ, है ना, ब्लॉक है, इस पे मैं एफ फोर्स आगे तरफ लगा रहा हूँ। अगर आपका स्मूथ सरफेस होता, अगर आपका ये रफ नहीं होता, स्मूथ सरफेस होता, तो हम लिखते हैं एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, जो अभी तक हम लिखते आ रहे हैं, यही लिखते हैं। व्हाट द पॉइंट, हम लिखते हैं कि जो ये ब्लॉक है ये ए से एक्सेलरेट करेगी क्योंकि एफ फोर्स लग रहा है, और ए की वैल्यू की एफ बाई एम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। व्हाट द पॉइंट, रिस्पॉन्ड कर चलो आप लोग, इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, अब देख बेटा, अब होगा क्या, अब अगर ब्लॉक एक्सेलरेट करेगी तो अब यहाँ पे होगा रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन कहाँ होगा जरा समझेंगे हम। रिलेटिव मोशन होगा इस ब्लॉक के बॉटम सरफेस से और इस जो आपकी ग्राउंड के सरफेस के बीच में जो सरफेस इन कांटेक्ट है उनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा। मतलब ब्लॉक का बॉटम सरफेस और ग्राउंड के सरफेस के बीच में, और ये सरफेस क्या है, रफ है, सरफेस रफ है, तो ये जो ब्लॉक आपका स्लाइड करेगा आगे की तरफ, इस पे एक फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, इस पे एक फोर्स लगेगा किधर बेटा, पीछे की तरफ एक यहाँ पे फोर्स लगेगा टेंजेंशियली, इस पे पीछे की तरफ एक क्या लगेगा, फोर्स लगेगा ऐसे, है ना। ये फोर्स जो है टेंजेंशियली फोर्स है, ठीक है। अगर आप मैं इसका एफबीटी बनाऊं तो मैं बोलूँगा सीधे कि इस पे एक इधर की तरफ फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। ये मैं ब्लॉक का बना रहा हूँ, मैं जो फोर्स बना रहा हूँ किसका बना रहा हूँ, दिस इज अ ब्लॉक, ब्लॉक पे पीछे की तरफ फोर्स लगेगा जो क्या है आपका फ्रिक्शन फोर्स है। एफ क्या है, एफ इज योर फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स मतलब इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा ना, तो ये फ्रिक्शन फोर्स इसको रोकने की कोशिश करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा, है ना। फ्रिक्शन फोर्स इसको रोकने की कोशिश करेगा। अब जरा हम इसको समझते हैं, कुछ चीज़ों को हम जरा समझेंगे। अगर इस ब्लॉक का एफबीडी बनाए तो हम लिखेंगे कि इफ आपका ब्लॉक हो गया एम, है ना, ब्लॉक हो गया एम, इसका एम जी ऐसे डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल एक्ट करेगा, आगे की तरफ एक फोर्स लग रहा है एफ जो इसको आगे की तरफ खींच रहा है, और जो पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स है बॉटम में लग रहा है। यहाँ से हमेशा शो करोगे फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि टेंजेंशियल लगता है सरफेस इन कांटेक्ट में, ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स है, ये फोर्स इस फोर्स को के आपका जो इफेक्ट है उसको रोकने की कोशिश करेगा। ये ब्लॉक अगर आगे तरफ मूव करेगी, है ना, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जिधर रिलेटिव मोशन होगा, ध्यान रखना यहाँ पे आपको हमेशा कंफ्यूजन होगी। जो बॉडी मूव करने की कोशिश कर रही है पहले हम उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं, जो पहले मूव करने की कोशिश कर रही है, जो इफेक्ट जनरेट कर रहा है, जैसे ब्लॉक मूव करने की कोशिश कर रही है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स इसको रोकने की कोशिश करता है ना, इस ब्लॉक को रोकने की कोशिश करता है, वो बोलता है जहां वहीं रुके रहो, है ना। अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगा, अगर ब्लॉक मूव करना नहीं चाहेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं एक्ट करेगा। फ्रिक्शन फोर्स तभी एक्ट करेगा जब रिलेटिव मोशन होगा, या फिर ब्लॉक रिलेटिव मोशन में होने की कोशिश करेंगे, ब्लॉक मूव करने की कोशिश करेंगे तभी। अगर कोशिश नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है ना, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। ओके, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स डिफाइन होता है बेटा एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। इस फॉर्मूले से डिफाइन होता है फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। म्यू क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और एन क्या है, नॉर्मल फोर्स। जो आपका नॉर्मल फोर्स है क्या हो जाएगा, इक्वेट करोगे तो नॉर्मल फोर्स। अब यहाँ पे इक्वेट करो तो क्या करोगे, देखो ब्लॉक आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं कर रही है ना, तो यहाँ सब सिंपली कह सकते हो सिंस एन इज इक्वल टू एम जी, नॉर्मल फोर्स किसके बराबर है, एम जी के बराबर है। तो यहाँ से आपका जो फ्रिक्शन फोर्स आ गया बेटा एफ इज इक्वल टू आता है म्यू एम जी। ये फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला आ गया, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी। अब देखो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये जरूरी नहीं कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा इतना लगेगा, ये जरूरी नहीं कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा इतना लगेगा, है ना। ये फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा इतना नहीं लगता है ना। अगर ब्लॉक मूव कर रही होगी तभी फ्रिक्शन फोर्स इतना लगेगा, अदरवाइज फ्रिक्शन फोर्स इतना नहीं लगेगा, है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे दो चीजें हैं, थोड़ा उसको आप कंफ्यूजन है हो सकेगा आपको, उसको हम क्लियर करेंगे। अभी जरा हम समझेंगे बेटा, ये फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू है, ये क्या है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स।
दिस इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स? जरा देखेंगे बेटा, अगर हम एक एग्जांपल है कि इसको एक्सप्लेन करेंगे बेटा, है ना। लिमिटिंग वैल्यू यार यू कैन से दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा आपसे, देख फॉर एग्जांपल एक यहां पे ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक है ना। एक यहाँ पे फोर्स लग रहा है F, एक फोर्स लग रहा है F, और यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है, ये इन जनरल म्यू सपोज आपकी है 0.2 है, 0.2 है। अब आपसे मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, वो टेबल आपको फिल करना, आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा क्या सिचुएशन है, ठीक है। मान लो इधर मैं अब लिख रहा हूँ अप्लाइड फोर्स F, यहाँ पे मैं अप्लाइड फोर्स, एक सेकंड बेटा, ये अप्लाइड फोर्स हो गया F, और यहाँ पे होगा फ्रिक्शन फोर्स, ये आपका F अप्लाइड कैपिटल F है, फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल f है ना। और इधर मैं लिखूंगा मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मोशन हो रहा है तो यहाँ पे लिखूंगा मैं एक्सेलरेशन कितना होगा, अगर ब्लॉक मूव करेगा तो एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हमें टेबल फिल करना है। पहले सिचुएशन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, दूसरे सिचुएशन में ले रहा हूँ 1 न्यूटन, उसके बाद 2 न्यूटन, फिर 3 न्यूटन, फिर 4 न्यूटन, फिर 5 न्यूटन, फिर 6 न्यूटन। ये आपका F की वैल्यू है, न्यूटन में है। अब इन सारे सिचुएशन में आपको बताना कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन होगा, मोशन होगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा। देखो ये अगर इस डायग्राम को आप देखें ध्यान से, जो आपको सिचुएशन दिया गया, फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको म्यू 0.2 दिया गया, रफ सरफेस है, तो यहाँ से अगर आप फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करो तो आप लिखोगे फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, दैट इज 0.2। आपको पता है कि बेटा आपकी mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा और नॉर्मल फोर्स ऊपर एक्ट करेगा, नॉर्मल फोर्स mg के बराबर होगा। g की वैल्यू आप ले लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आपका ये आ गया, n की वैल्यू कितनी आ गई mg, है ना। तो आप लिखोगे 2 इंटू 10, है ना। इसको म्यू mg भी लिख सकते हो ऐसे, म्यू n की वैल्यू mg, तो म्यू की वैल्यू 0.2, m की वैल्यू 2, g की वैल्यू 10, कितना गया 4 न्यूटन आ गया। फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया आपका बेटा, 4 न्यूटन आ गया। Got the point? Is that clear? Is that clear? अब यहाँ पे बात ये आती है बेटा, अगर आप ब्लॉक का एबीडी बनाओ, मान लेते हैं कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, अभी आगे की तरफ कोई फोर्स नहीं है। पहले सिचुएशन में मैं एबीडी बनाऊँ तो मैं बोलूँगा ब्लॉक मेरा हो गया 2 kg का, इधर तो मेरा कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, है ना। तो मुझे बताओ कि आपका mg तो नीचे लगा, ठीक है, नॉर्मल फोर्स ऊपर लगा, ये भी ठीक है, क्या इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा मुझे बताओ। अगर आगे की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। क्या फ्रिक्शन फोर्स 4 न्यूटन लगेगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स इधर 4 न्यूटन लगेगा तो ब्लॉक तो अपने आप इधर चलना शुरू कर देगी, इधर मोशन करना शुरू कर देगी, क्योंकि फोर्स लग रहा है इधर 4 न्यूटन का। तो ये लिमिटिंग फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फोर्स। इसका मतलब समझो। अब इसमें फिलॉसफी में जाना होगा, फ्रिक्शन फोर्स का मतलब क्या है, फ्रिक्शन फोर्स ओरिजिन कहाँ से हुई। फ्रिक्शन फोर्स का मतलब था बेटा, इसका काम क्या है, इट ट्राई टू स्टॉप द रिलेटिव मोशन। ये रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए कोशिश करती है, और उस मोशन को रोकने के लिए जितना हो सकता है अपना पूरा दमखम लगाती है, पूरा फोर्स लगाती है, अपनी मैक्सिमम लिमिट तक फोर्स लगाती है, ठीक है। एंड दिस इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। अगर आपको रिलेटिव मोशन रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स को कोई फोर्स नहीं लगाना पड़े तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, कोई फोर्स नहीं लगाएगा, वो आराम से रहेगा, है ना। इस केस में अगर यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगा तो फ्रिक्शन फोर्स कोई फोर्स नहीं लगाएगा, बोलेगा कोई फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये वेरिएबल फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स 4 न्यूटन इसकी मैक्सिमम लिमिट है। अगर उसको रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए फोर्स लगाना है तो 4 न्यूटन तक की फोर्स लगा सकती है। अगर उसको कोई फोर्स ना लगाने की जरूरत है, बिना कुछ फोर्स लगाए, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, नॉर्मल सिचुएशन में है, तो कोई फोर्स क्यों लगाएगी, कोई फोर्स नहीं लगाएगी। सिमिलरली यहाँ पे उसको कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी आराम से शांति से पड़ा रहेगा, कोई फोर्स नहीं लगाएगा, है ना। इसका मतलब अगर आप F अप्लाइड 0 है तो फ्रिक्शन फोर्स भी 0 होगा,
है ना। ब्लॉक ऑब्वियसली आपका रेस्ट पे रहेगा, मोशन नहीं होगा और रेस्ट पे रहेगा। अगर रेस्ट पे है तो एक्सेलेरेशन आपका 0 हो गया। बट अगर आपको मान लो सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होता है, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दिया 1 न्यूटन का, आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दिया कितना, 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया। सेकंड सिचुएशन में जब आप 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे तो अब देख फ्रिक्शन फोर्स को क्या करना है, रिलेटिव मोशन को रोकना है। अगर वो कोई फोर्स नहीं लगाता फ्रिक्शन, तो ब्लॉक आपकी आगे तरफ मूव कर जाती, लेकिन फ्रिक्शन को तो रोकना है ना, वो उसको रिलेटिव मोशन को रोकना है, उसको स्लाइडिंग रोकनी है। तो क्या करेगा, उसकी लिमिट 4 न्यूटन तक की है, वो 1 न्यूटन को आसानी से रोक सकता है। तो क्या करेगा, ये आसानी से 1 न्यूटन का फोर्स लगा देगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा देगा बेटा, फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा, 1 न्यूटन का लगा देगा, है ना, 1 न्यूटन का लगा दिया। अभी भी ब्लॉक आपकी कहाँ पे रेस्ट पे पड़ी रहेगी। आप इधर 1 न्यूटन का फोर्स लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रिक्शन आपका 1 न्यूटन का फोर्स लगा देगा, वो आपके रेस्ट पे, एक्सेलेरेशन कितना है, 0। समझ में आई बात है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नो सर। करेगा। फ्रिक्शन फोर्स का मेन पर्पस है रिलेटिव मोशन को रोकना। अब हर चीज की एक लिमिट होती है, तो फ्रिक्शन फोर्स की भी एक लिमिट है, उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होती है इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं, उसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी, 4 न्यूटन। ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है फ्रिक्शन फोर्स की। अगर इससे ज़्यादा फोर्स होगा तो फ्रिक्शन फोर्स उसको नहीं रोक पाएगा, इससे कम फोर्स होगा तभी फ्रिक्शन फोर्स उसको रोक पाएगा, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, 0 न्यूटन। अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू 4 न्यूटन है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स 0 न्यूटन से लेकर के 4 न्यूटन तक कुछ भी लग सकता है, वो वेरिएबल है ना। उतने रेंज में जितनी भी उसको रिक्वायर्ड होगी वो उतना फोर्स अप्लाई कर सकता है, अगर रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए जरूरत पड़ी तो। अब देख, पहले केस में जब आपने एफ अप्लाइड 1 न्यूटन 0 न्यूटन अप्लाई किया, तो अब ब्लॉक आपका अगर 0 न्यूटन अप्लाई कर रहे हो तो बेटा अपने आप रेस्ट पर है, तो फ्रिक्शन फोर्स को कोई भी फोर्स इधर एक्ट नहीं करेगा इस डायरेक्शन में। लेकिन जैसे आपने 1 न्यूटन अप्लाई किया, इसका मतलब ब्लॉक आपका 1 न्यूटन लगाने पे आगे तरफ मूव करती, ब्लॉक मूव करती तो फ्रिक्शन फोर्स इधर अपनी वैल्यू को चेंज कर देगा, 0 न्यूटन से 1 न्यूटन कर देगा, क्योंकि वो 4 न्यूटन तक फोर्स अप्लाई कर सकता है। उसका पर्पज एक रिलेटिव मोशन को रोकना है, उसका पर्पज रिलेटिव मोशन को रोकना है। हमेशा ध्यान रखना, फ्रिक्शन फोर्स का एक ही एम होता है, टू स्टॉप द रिलेटिव मोशन। उसके लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी पूरी लिमिट तक जा सकता है, 4 न्यूटन तक का फोर्स अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे क्या करेगा बेटा, 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर देगा, ताकि ब्लॉक आपकी रेस्ट में पड़ी रही। इस डायरेक्शन में फोर्स 1 न्यूटन, इस डायरेक्शन में फोर्स 1 न्यूटन, ब्लॉक आपका रेस्ट पर रहेगा। इसीलिए जब आपने अप्लाई किया 1 न्यूटन तो फ्रिक्शन फोर्स भी 1 न्यूटन लगा और ब्लॉक आपकी रेस्ट पड़ी रही और एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। गॉट द पॉइंट नाउ? यस सर। ओके। अब सिमिलरली अगर आप 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हो, यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे अपने फोर्स कितना अप्लाई कर दिया बेटा, 2 न्यूटन का अप्लाई कर दिया। जैसे आप फोर्स 2 न्यूटन का अप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2 न्यूटन अप्लाई करेंगे, तो अब ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा। फ्रिक्शन फोर्स 1 न्यूटन का था, तो फ्रिक्शन फोर्स को भी 2 न्यूटन करना पड़ेगा ताकि रिलेटिव मोशन को रोक सके। तो फ्रिक्शन फोर्स आपका 2 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स भी 2 न्यूटन हो जाएगा। अभी भी ब्लॉक आपकी रेस्ट पे रहेगी और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। ये सारे फोर्स न्यूटन में है। उसके बाद वो 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगा। जैसे 3 न्यूटन अप्लाई करेगा अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स भी आपकी 3 न्यूटन अप्लाई करेगी, ब्लॉक फिर भी रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि उसकी मैक्सिमम लिमिट 4 न्यूटन तक की है, 4 न्यूटन तक का फोर्स अप्लाई कर सकता है ना। अभी भी ब्लॉक आपकी रेस्ट पे, एक्सेलरेशन कितना है, 0। अगेन अगर आपका ये 4 न्यूटन अप्लाई करता है तो यहाँ पे 4 न्यूटन अप्लाई हो जाएगा, ये भी अपना 4 न्यूटन अप्लाई करेगा मैक्सिमम लिमिट तक, ये भी 4 न्यूटन और ये भी 4 न्यूटन मैक्सिमम लिमिट तक हो गए। अभी भी ब्लॉक आपकी रेस्ट पे है, नेट फोर्स कितना है, 0। सपोज जब 5 न्यूटन अप्लाई करता है, जैसे 5 न्यूटन अप्लाई करेगा बेटा, ये फोर्स आपका कितना हो गया, 5 न्यूटन। आपने फोर्स जो है अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर दिया, कितना, 5 न्यूटन का आपने अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर दिया। अब फ्रिक्शन फोर्स की जो लिमिट है 4 न्यूटन तक की है, उससे ज़्यादा वो फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता, वो उसकी मैक्सिमम लिमिट है। अब उसको रोकने की कोशिश तो करना है, तो मानेगा तो नहीं फ्रिक्शन फोर्स, तो क्या करेगा, वो अपने पूरी मैक्सिमम लिमिट के साथ लग जाएगा, रुके या ना रुके, बट वो कोशिश ज़रूर करेगा, है ना। आप यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा बेटा, मैक्सिमम लिमिट के साथ लगेगा 4 न्यूटन, ठीक है। तो अभी भी कितना लगेगा, 4 न्यूटन लगेगा। अब लेकिन ब्लॉक आपकी आगे की तरफ मूव करेगी, क्योंकि नेट फोर्स आपका आ जाएगा। अब आपकी आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि फोर्स इधर 5 न्यूटन, इधर आपकी 4 न्यूटन है,
आपकी नेट फोर्स आगे की तरफ हो गया, तो ब्लॉक आपकी आगे की तरफ क्या करेगी, एक्सलेट करेगी। कितना एक्सलेशन हो गया, नेट फोर्स अपॉन मास। तो नेट फोर्स इस सिचुएशन में कितना है बेटा, देख ए इज इक्वल टू हो जाएगा एफ नेट अपॉन मास। तो एफ नेट कितना हो जाएगा बताना, 5 आगे है 4 पीछे है, तो 5 माइनस 4 अपॉन 2 दैट इज कितना गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। किधर की तरफ है डायरेक्शन इसका, इधर की तरफ है, तो आप यहाँ पे बना दोगे। अब आपकी बॉडी क्या करेगी, मोशन में होगी, और इसका जो एक्सलेशन है कितना है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, किस डायरेक्शन में, आगे की तरफ है। गॉट द पॉइंट, Yes, sir. गॉट द पॉइंट एवरीवन। Yes, sir. अभी समझ में आ गया बेटा आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? टेल मी, sir. आजा। ये सिचुएशन सिनेरियो समझना बहुत जरूरी है। फ्रिक्शन फोर्स का नेचर कैसा होता है, कैसे एक्ट करता है, उसको आप समझो, ठीक है। अब सपोज उसके बाद कितना लगता है बेटा 6 न्यूटन, लास्ट 6 न्यूटन अप्लाई हो जाएगा। अगर ये फोर्स आपका कितना हो गया 6 न्यूटन हो गया, ये फोर्स आपका कितना हो गया बेटा, अगर ये फोर्स आपका 6 न्यूटन हो गया, अभी भी फ्रिक्शन फोर्स कोई चेंज नहीं कर सकता, अपने मैक्सिमम लिमिट के साथ लगेगा। उसकी मैक्सिमम लिमिट 4 न्यूटन ही है, तो 4 ही न्यूटन एक्ट करेगा, है ना। जब 4 न्यूटन एक्ट करेगा तो आपका जो नेट फोर्स एक्सलेशन हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये आपका 4 न्यूटन हो गया, एक्सलेशन कितना हो जाएगा एफ नेट अपन मास। एफ नेट मतलब 6 माइनस 4/2, आपका एक्सलेशन कितना आ जाएगा बेटा, दिस विल बी 1, यहाँ हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मोशन होगा, ब्लॉक मूव करेगा और इसका एक्सलेशन हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक आपको फ्रिक्शन का थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. अब यहाँ से बेटा, हाँ, अब यहाँ से हम फ्रिक्शन फोर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अभी तक मैंने बेसिक फ्रिक्शन फोर्स की बात की, अब यहाँ से हम फ्रिक्शन फोर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी वो जो फ्रिक्शन फोर्स अपने लिमिटिंग केस में वेरी करता है, मतलब जब ब्लॉक रेस्ट पे है, जैसे मैं सिचुएशन यहाँ से यहाँ की बात करता हूँ, इस समय ब्लॉक आपका कहाँ पे था बेटा, रेस्ट पे था। ये पहली कैटेगरी हो गई, है ना। और दूसरा हो गया आपका ये वाला जो ब्लॉक आपकी मूव करती है। तो जब ब्लॉक रेस्ट पे रहती है वहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है बेटा, वो वेरिएबल होता है। वो फोर्स आपका जैसा ना रिक्वायर्ड होता है उसी के हिसाब से फ्रिक्शन फोर्स वेरी करता रहता है। लेकिन अगर एक बार ब्लॉक मूव करने लगी तो अपनी फ्रिक्शन फोर्स अपनी मैक्सिमम लिमिट के साथ लगेगा, और उसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। व्हाट द पॉइंट, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बात समझ में आ रही है आपको। देखो फ्रिक्शन अभी ब्लॉक रेस्ट पे है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू वेरी कर रही है, देखो 1 2 3 4। लेकिन जैसे ब्लॉक मूव करने लगी तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, देखो 4 4 हो गई ना, कांस्टेंट वैल्यू हो गई। तो यहाँ से जो फ्रिक्शन फोर्स है बेटा उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम फ्रिक्शन फोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हम करेंगे बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। एक क्या काइनेटिक भी बोलते हैं, कभी कभी डायनामिक भी बोलते हैं, तो हम काइनेटिक इसको लिख रहे हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। एक हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और दूसरा क्या हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कब एक्ट करता है बेटा, व्हेन the body or block is at rest, is at rest। जब आपका ब्लॉक रेस्ट पे होगा, अभी कब लगेगा, when block is in motion। ये रेस्ट पे क्या क्या मतलब है, रेस्ट पे मोशन क्या मतलब है बेटा, रेस्ट का मतलब है कि कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, नो रिलेटिव मोशन। और यहाँ पे मोशन पे होने का मतलब क्या है ना, देयर इज अ रिलेटिव मोशन। देयर विल बी अ रिलेटिव मोशन। इसका मतलब यहाँ पे रिलेटिव मोशन होगा, है ना। देख अब ये जो वैल्यू है बेटा, ये पहला पॉइंट हो गया कि ब्लॉक रेस्ट पे रहेगी, पहला पॉइंट हो गया ब्लॉक रेस्ट पे सॉरी नहीं रहेगी यहाँ पे, है ना। इसकी जो वैल्यू होती है, फार्मूला होता है, इसको हम लिखते हैं बेटा एफ, है ना, एस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। एफ एस इक्वल टू होता है म्यू एस इंटू एन होता है। फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला क्या होता है, म्यू एस इंटू एन होता है। यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला होता है
एफ के से लिखते हैं वो क्या होता है म्यू के इंटू एन होता है ना। ये कोफिशिएंट भी अलग अलग होते हैं, म्यू के अलग होता है, म्यू एस अलग होता है। अब ध्यान जरा समझो, ये जो है ये लिमिटिंग वैल्यू है, ये लिमिटिंग वैल्यू है, और ये जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये लिमिटिंग वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू का क्या है मतलब जरा हम समझेंगे। मतलब फ्रिक्शन फोर्स हमेशा इतना लगेगा, और इसका मतलब है फ्रिक्शन फोर्स इतना तक लग सकता है। फ्रिक्शन फोर्स कैन एक्ट अप टू दिस, एंड इस केस में फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट दिस, राइट। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, है ना। तो तीसरा पॉइंट अगर आपको इसको क्लियर करेगा, दिस इज वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल इन नेचर, this is variable in nature, and maximum or static friction force is mu s into n। mu s into n जो आप फार्मूला दिखाते हो, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, मतलब इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है, इसलिए इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स भी बोलते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज आल्सो नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी एक लिमिट होती है, इस लिमिट से ज़्यादा एक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। मेरी बात समझ में आ गई आपको? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. है ना? Yes, sir. और ये जो फोर्स होती है, ये फोर्स क्या होती है, कांस्टेंट होती है। दिस इज कांस्टेंट, है ना। अब एक जनरल पॉइंट हम जरा समझेंगे बेटा। इन जनरल ऐसा देखा गया है कि इन जनरल स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, बिकॉज म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। जो म्यू एस की वैल्यू होती है ना, ये म्यू एस की वैल्यू ये म्यू के से ज़्यादा होती है। इसलिए ऐसा देखा गया है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होती है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपने देखा होगा कहीं भी किसी चीज़ को आप अगर पुल कर रहे हो, उसको पुल करके बाहर तरफ खींच रहे हो ना, तो वहाँ पे जो आपको मोशन स्टार्ट करने के लिए जितना फोर्स लगना पड़ता है, मोशन स्टार्ट होने के बाद आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है ना। जैसे आप लोग कोई बोरी खींच रहे हो या कि सामान रखा हुआ कोई बॉक्स वगैरह है, बॉक्स को खींचने के लिए मोशन स्टार्ट करने का आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। एक बार मोशन स्टार्ट हो जाता है उसके बाद बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता है, थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़ता है। आर यू गेटिंग, हैव यू फील दैट वन? Yes, sir. है ना। ये क्योंकि बेटा आपकी जो इस मोशन स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए आपको काउंटर करना पड़ेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को। बट एक बार मोशन जब शुरू हो गई तो कौन सा फोर्स लगेगा फिर? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो काइनेटिक थोड़ी कम होती है स्टैटिक से, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। चीज़ें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? गेटिंग एवरीवन? टेल मी। Yes, sir. आगे अब समझते हैं। सी, तो ये सारे सिचुएशन सिनेरियो हो गए बेटा। अब हम थोड़ी सी इसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, इधर अप्लाइड फोर्स है और इधर आपकी फ्रिक्शन फोर्स है। सपोज सिनेरियो ऐसा है कि यहां पे एक ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स लग रहा है F, ठीक है, और यहाँ पे म्यू एस एक है और म्यू के दोनों हैं। एक आपका जब स्टैटिक रहेगा उसकी लिमिट है, और म्यू के आपका है ना, म्यू के क्या है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का लिमिट है।
और आपको पता है एफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन, और एफ के क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू एन। ठीक है, ऑब्वियसली एन इज इक्वल टू एम जी हो गया। अभी जैसे जैसे सेंड होता है बेटा आप सब लोग रीजवाइन करोगे। ये आपका जो ब्लॉक है, ब्लॉक पे जो इधर फोर्स अप्लाइड है एफ, जब इधर इस पर आप एफ फोर्स अप्लाइड करते हो तो अब जैसे एफ आपका सपोज 0 है ना, तो एफ 0 लगेगा, तो उस केस में आपका जो स्टार्टिंग में ब्लॉक तो रेस्ट करेगा ना, ब्लॉक स्टार्टिंग में रेस्ट करेगा, तो उसको मूव कराने के लिए उसको फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को काउंटर करना पड़ेगा। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को काउंटर करेगा तभी ब्लॉक आगे मूव कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा, है ना। तो इन जनरल जैसे आप जितना आप फ्रिक्शन फोर्स एफ अप्लाइड करोगे उतना ही आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगी। मान लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स में ऑब्वियस सी बात है जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एफ एस की वैल्यू होगी थोड़ी सी ऊपर होगी और एफ के की जो वैल्यू होगी वो थोड़ी सी नीचे होगी, क्योंकि एफ एस की वैल्यू म्यू एस इंटू एन है, एफ के की म्यू के इंटू एन है, और इन जनरल जो आपकी म्यू एस है म्यू के ज़्यादा है तो एफ एस इज ग्रेटर देन एफ के, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स थोड़ी सी ज़्यादा होगी और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स थोड़ी सी कम होगी। अब जैसे सपोज आप जितना फोर्स अब अप्लाई करोगे उतना इधर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता जाएगा, जितना आप फोर्स अप्लाई करें उतना स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता गया। तो मान लेते हैं दिस इज द लाइन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। मैं इसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अब देख बेटा जरा समझना, जैसा आप फोर्स अप्लाई करोगे उसी हिसाब से स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगती जाएगी, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगती जाएगी, ऐसे यहाँ तक लग जाएगा, है ना। इस पॉइंट पे जो ये फोर्स है अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे जो अप्लाइड फोर्स है आपका F अप्लाइड, है ना, दिस विल इक्वल टू F इंटू एस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि इस पॉइंट पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम लिमिट आ गई है। आप अभी जितना फोर्स अप्लाई करते, मान लो अभी 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 2 न्यूटन का लग जाता था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ग्राफ समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. ओके जितना आप एफ अप्लाई करोगे उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा। इसका मतलब ये दोनों प्रोपोर्शनल है, इक्वल है, जस्ट इक्वल है। फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एफ अप्लाइड, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एफ अप्लाइड। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हमेशा एफ अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होता है। चाहे ब्लॉक, जब तक ब्लॉक रेस्ट पे है तब तक फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर रहेगा। आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। 2 न्यूटन अप्लाई करोगे 2 न्यूटन लग गया, 4 न्यूटन अप्लाई करोगे 4 न्यूटन लग जाएगा। जब तक ब्लॉक रेस्ट करेगा तब तक आपकी जो अप्लाइड फोर्स रहेगी वो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर रहेगी। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, है ना। इसलिए आपकी स्ट्रेट लाइन ऐसे आ गई पासिंग थ्रू ओरिजिन। बट जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा ज़्यादा होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन ब्लॉक मूव कर जाएगी, और ब्लॉक मूव कर जाएगी तो कौन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग जाता है बेटा। तो कभी कभी आपका जो डायग्राम आता है, डायग्राम आपकी फिर ऐसे यहाँ जस्ट आपके नीचे आ जाएगी और डायग्राम आपका ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फोर्स कांस्टेंट लगेगा, कितना? काइनेटिक। अब ब्लॉक क्या करिए आपकी मूव करने लगी और फोर्स कौन सा लगेगा? आपका काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो ब्लॉक ऐसे मूव करती रहेगी आगे। तो अब इसमें सिनारियो जो है, जो ये वाला सिनारियो है, दिस वन, ये सिचुएशन में ब्लॉक आपका स्टैटिक कंडीशन है, ये स्टैटिक कंडीशन है, स्टैटिक है। इसके बाद वाला क्या है? काइनेटिक कंडीशन। इधर ब्लॉक आपकी मूव करेगी, काइनेटिक है। ये जो फोर्स है ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। और ये जो है आपका कौन सा फोर्स है? दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ये ग्राफ आपको समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग? Yes, sir. I am. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर बेटा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की हम बात करेंगे। ओके, इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी। एनीवन? नो? सर क्लास नोट शेयर कर देना। ओके बेटा।